चेयरमैन पीजीआई इमरान खान मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। क्यों पहुंच गए? हमारा पैसा ही नहीं इकट्ठा होता, हम करप्शन ही नहीं रोक सकते। करप्शन और पैसा कैसे इकट्ठा होगा? एफबीआर का चेयरमैन वो करप्ट, वो भी आज साबित हो गया कि एफबीआर चेयरमैन ने वो 440 लोग जिनके नाम पनामा में आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपने क्या किया, क्या करता वो जब प्राइम मिनिस्टर का नाम है और उसके बच्चों का नाम है उसमें। कहता जी हमने अभी फॉरेन ऑफिस से हमने जवाब तलब किया हुआ है, वो 500 गज दूर फॉरेन ऑफिस है, अभी तक जवाब ही नहीं आया उससे। और वो बहाने मार रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की चोरी छुपाने के लिए, नैब बहाने मारी है प्राइम मिनिस्टर की चोरी छुपाने के लिए। गरीब लोगों को पकड़ के जेलों में, 4-4 लाख पकड़ के लोगों को जेलों में, छोटी सी चीज हो जाए लोग जेलों में लोग गल सड़ रहे हैं हजारों की चोरी में, या अरबों की चोरी है और उसको बचाया जा रहा है। ये है पाकिस्तान का अलमिया। एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर सिर्फ मुल्क से पैसे ही नहीं चोरी करता, वो सिर्फ पैसे चोरी करके सिर्फ नुकसान नहीं करता, वो मुल्क के इदारे तबाह करता अपनी चोरी बचाने के लिए। ये उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान करता है जब वो मुल्क के इदारे तबाह करता है, और उससे भी बड़ा नुकसान करता है कि मुल्क की अखलाकियात तबाह कर देता है। जब उसके वकील कह रहे हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर बजाय जवाब दे, वो जी कोई खास आदमी है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता उसको, ये चौथा वकील कह रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक प्राइम मिनिस्टर को तो लीड बाय एग्जाम्पल करना चाहिए। हजरत उमर की मिसाल देते इस सुप्रीम कोर्ट में दी गई। आम आदमी पूछता है वो जवाब देते हैं आम आदमी को। उमर अमीरुल मोमिनीन, दुनिया के एक ऐसे इंसान जो अभी दुनिया याद करती है, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे पूछने की, तुम सबूत लेके आओ, अपना जवाब दिया। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के वकील पहले तो तोता मैने की कहानियां जो हमने सुनी है, कभी एक झूठ पकड़ा जाता है, कभी दूसरा झूठ बोला जाता है, और उसके बाद कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो कौन और देखेगा? इदारे तो इन्होंने कब्जा किए हुए हैं, किधर जाएंगे? यानी लोग इंसाफ लेने के लिए हम किधर जाएं? पार्लियामेंट का ये हाल था कि वो स्पीकर ने मेरी रेफरेंस भेज दी है इलेक्शन कमीशन को, प्राइम मिनिस्टर की नहीं भेजी। ये तो हाल है वो स्पीकर का, वो इनका घर का मुलाजिम है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इन इदारों ने काम कर ही कुछ नहीं सकते। और आप इस हालात के अंदर स्वाय सुप्रीम कोर्ट के कौम को जाने की जगह है कौन सी इंसाफ लेने के लिए? और मैं जो आखिर में ये बात करना चाहता हूं वो ये कि जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जा रही हैं, मुझे ये शक है कि ये नवाज शरीफ की और ये नून लीग वालों की इनकी पुरानी एक आदत है। ये जब कोई हारने लगते हैं तो ये डंडे उठा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने डंडों से अटैक किया हुआ है। उसके अलावा इनके वजीरों ने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, ये अभी भी मुझे शक है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि ये तो नवाज शरीफ तो जब जुमखाना में भी क्रिकेट खेलता था तो अपना अंपायर खड़ा करके खेलता था, तो उसको आदत नहीं है, उसको न्यूट्रल अंपायर्स की आदत नहीं है। वो ये पैसे भी ना बनाता कि अगर उसने सारा पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर ना बैठा होता, बैंकों से कर्जे लेके माफ ना करवाया होते, उसने तो सारा किया ही अंपायरों को साथ मिला के है। तो ये अब एक मेरा सिर्फ उनके लिए पैगाम है कि ये वक्त बदल चुका है, कोई ऐसी कोशिश ना करना। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आपने पहले कर चुके हैं और जो जिस तरह की आपने हरकतें की हैं, इस तरह ना करना, क्योंकि ये कौम आपको इस बारी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये कौम नहीं आपको छोड़ेगी। जमात जो है उसने वडेरों के खिलाफ तहरीक शुरू की, स्टेटस को के खिलाफ शुरू की, तो उसका खासा स्टेटमेंट था कि उनकी जहांगीर तरीन साहब से बात हो चुकी है, मौका तय हो चुके हैं, वो पीटीआई में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये क्या वो आ रहे हैं, क्या आप ले रहे हैं? दूसरा, आपके इजाज चौधरी साहब जाली डिग्री के केस में गिरफ्तार हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ तहरीक इंसाफ निकली थी, क्यों पार्टी का हिस्सा बनाया गया था? और तीसरा, क्या आप अपनी मीटिंग करते हैं, नीचे बैठते लोग मीटिंग करते हैं? थैंक यू वेरी मच। हम तो ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठते हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं है बैठने का। तो पहले तो बहुत लोग तहरीक इंसाफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे
مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کئی نون لیگ کے اس وقت لوگ بھی چپ چپ کے خفیہ بات چیت کر رہے ہیں. ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر یہ کشتی مشکل پھنسی ہوئی ہے طوفانوں کے اندر. وہ مریم بی بی نے کہا تھا طوفان چلا گیا, مجھے تو لگتا ہے اور بڑا طوفان آنے والا ہے. اس لیے کانٹیکٹ بہت لوگ کر رہے ہیں اور ہم فیصلہ کریں گے وقت پہ کہ کس نے جوائن کرنا کس نے نہیں کرنا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس نے یہ ثابت کیا ہے 3 سال پختونخوا کے اندر کہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے آ کے اداروں کو مضبوط کیا ہے. واحد پارٹی ہے جدھر اس کے احتساب سیل نے اپنے وزیر کو پکڑ لیا. یہ کبھی آج تک نہیں ہوا. واحد پارٹی ہے جس کی پولیس نے اپنے وزیر کو ہتھکڑیاں لگا دی کیونکہ ادارے مضبوط کیے ہیں. وہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے ہیں پختونخوا میں وہ کہیں نہیں ہے. تو اس لیے جب آپ کے ادارے مضبوط اور ہمارا جو نیب ہوگا وہ کسی میں امتیاز نہیں کرے گا. وہ نیب جس طرح آج وہ کہہ رہا تھا وہ ان کا نیب کا چیئرمین, مجھے ویسے سمجھ نہیں آئی کہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی شرم اور حیا ہوتی وہ آج ریزائن کر جاتا. جو آج اس کا حال تھا وہاں سپریم کورٹ کے اندر, وہ کہتا ہے جی میں نے اس لیے اس کیس ہم نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس لیے کچھ نہیں کہا کیونکہ ہم ریگولیٹر سے پوچھنا چاہتے تھے. تو جب سپریم کورٹ نے کہا جناب آپ کے تو ریگولیٹر ہی کوئی نہیں ہے, تو پتا چلا کہ ہاں ایک ریگولیٹر ہے اور وہ ہے نواز شریف جس نے اس کو رکھا ہوا ہے, جس کے 12 کیسز پڑے ہوئے ہیں نیب کے اندر. انہوں نے چن کے ایک آدمی ایسا رکھا ہے جس کی خود نہ انٹیگریٹی ہے, نہ اس کے اوپر کسی کو اعتماد ہے, نہ اس کا کوئی پیچھا ٹریک ریکارڈ ہے. چن کے کرپٹ آدمی کو لے کے آیا. تو میں اسے ہم انشاءاللہ ہم آپ کو انشاءاللہ وقت میں اللہ نے دیا اپرچونٹی تو ہم آپ کو ایک ایسا نیب بنا کے دکھائیں گے جو امتیاز نہیں کرے گا. جو مرضی پی ٹی آئی میں آ جائے, جو غلطی کرے گا پکڑا جائے گا. یہ فرمائیے گا کہ آج سپریم کورٹ کے بعد جو میڈیا ٹاک ہوئی حکومت کی طرف سے, ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان اس کیس کو طویل کر رہے ہیں تاکہ الیکشن آ جائے اور ان کے پاس یہ ایک ایشو ہو. کیا آپ کی ایسی کوئی اسٹریٹجی ہے؟ اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ سر, آپ لوگوں نے ان اناؤنسڈ جو احتجاجی تحریک قسم کی چیز ہے وہ ختم کر دی ہے ود ریفرنس ٹو سرگودا اور دیگر علاقے. کیا آپ کوئی پریشر بلڈ اپ کرنے کا کوئی نیا طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں, کیونکہ آپ تو عوام میں رہنے والے آدمی ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ جو موٹو گینگ ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آج کل وہ کیا کہتے ہوں گے. آج بڑا موٹو نہیں تھا ویسے. میں ان کو کیا کہتے ہوں گے وہ آج کل جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے. میں ان کی جگہ ہوتا تو میں تو سوچتا کہ پتہ نہیں میں تو اس پارٹی میں کیسے رہ جاتا جس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں. بہرحال دیکھیں وہ جو بھی کہیں گے ان کو, اگر ہم یہ ڈیلے کر رہے ہیں مجھے بتائیں ہم نے کون سی چیز کی ہے یہ ڈیلے کرنے کے لیے. میں تو یہ دعا کرتا ہوں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اسی ہفتے اس کا سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا, فیصلہ ہو جائے. دوسرا پورشن احتجاجی تحریک ہماری تو احتجاجی تو نہیں تھی, پبلک رابطہ کیمپین تھی, وہ پھر شروع ہونے والی ہے. اس کی پوری تیاریاں ہو رہی ہیں ہماری, پھر سے اس سے بھی زیادہ زور و شور سے شروع ہوگی. نہیں یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے گی. اور یہاں پہ جو نیب کے حوالے سے آپ کمپیریزن دیتے ہیں تو اس کو جو آپ کا JP کے احتساب کمیشن ہے اس کی پرفارمنس بھی ابھی تک اتنی خاطر خواہ نظر نہیں آئی. وزیر کو جس کو اندر کیا تھا وہ باہر پھر رہا ہے. دوسرا ہے کہ جو PSL کا فائنل ہونے جا رہا ہے لاہور میں, آپ کا اس کے اوپر ایز اے کرکٹر اور ایز اے پارٹی کے لیڈر کے موجودہ صورتحال پہ کیا موقع؟ جائیں گے بھی یا نہیں؟ آپ ان کی جائیں گے یا نہیں؟ دعوت ملی تو 4-5 سوال پوچھ لیں, پھر سے مجھے بھول ہی گئے کیا. ہاں دیکھیں KP میں پہلی دفعہ ایک آزاد احتساب بنانے کی کوشش کی گئی. پارلیمنٹ سے پہلے احتساب کمشنر بنایا, پھر ایڈورٹائز کیا, انہوں نے پھر چنا, اس کا کوئی گورنمنٹ سے تعلق نہیں تھا. لیکن کیونکہ پہلی دفعہ تھا اس میں مسئلے آئے, احتساب کمیشن اور DG کے اندر مسئلے آئے. میں مانتا ہوں کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, لیکن ہم نے سیکھا. یاد رکھیں پہلی باری ہے کسی پارٹی کی, پہلی دفعہ کوشش کی, اور انشاءاللہ جو ہم نے سیکھا ہے, جو اب ہم احتساب بنائیں گے, آپ کو جو DG احتساب لے کے آئیں گے, جو کمیشن بنائیں گے, انشاءاللہ وہ غلطی اسے سیکھ کے آئے گی. دوسری آپ نے بات کی جی PSL کی, کیا ہونا تو سارا PCL ہی پاکستان میں چاہیے.
अब क्या PSL क्योंकि मैं अभी तक एक गेंद नहीं देखी इसकी। लेकिन क्या ये लाहौर में फाइनल होना चाहिए, लेकिन डिपेंड करेगा कि क्या फॉरेन क्रिकेटर्स जो हैं, असल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का तो इशू नहीं है, क्या फॉरेन क्रिकेटर्स इतना उनको इत्मीनान है कि वो यहाँ आ जाएंगे। अगर वो आ गए तो बड़ा ज़बरदस्त होगा फाइनल, अगर वो ना आए तो फिर डिवैल्यू हो जाएगा। खान साहब ये बताइए जी, खान साहब ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ है, आप क्या समझते हैं ये किसकी कामयाबी है और किसकी नाकामी है, और PTI का हुकूमत के लिए क्या मशवरा है? हाँ साहब, इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि रेंजर्स का मुतालबा बहुत देर से किया जा रहा था, पंजाब में रेंजर्स आ रही है, क्या उससे हालात फर्क पड़ेगा? समरी अप्रूव हो गई है, और साथ ही रिफ्यूजीज को जो बाहर वापस अफगान रिफ्यूजीज को भेजा जाने का जो पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए? पहले सवाल का जरा अलग से जवाब। मैं कि क्या ये दहशतगर्दी जो है, हाँ आप दहशतगर्दी का देखिए जी, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने साइन किया हुआ है। उस एक्शन प्लान को जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद हुआ था, सारी पार्टीज मुत्तफिक थी इन कंडीशंस के ऊपर। जो नेशनल एक्शन प्लान है, वो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर काम नहीं हुआ। जो काजी ईसा साहब की रिपोर्ट है उसको बड़ा संजीदगी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि काजी ईसा साहब की जस्टिस की बहुत रेपुटेशन है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, उन्होंने बड़ी डिटेल्स में वो दी हुई है। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान की मोटी मोटी चीजें मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो फैसला हुआ था कि किसी भी आर्म्ड मिलिशिया को, हथियार वालों को, किसी भी मिलिशिया को इजाजत नहीं दी जाएगी। नंबर 1, बिला इम्तियाज, ये नहीं देखा जाएगा कि ये पंजाब में है कहीं भी, जो भी मिलिशिया जो हथियारों लेके फिर रही है, स्टेट के पास कंट्रोल होना चाहिए हथियारों का, और आम लोगों को नहीं फिरना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, कबायली इलाके के ऊपर, कबायली इलाके को मेन स्ट्रीम करना बहुत जरूरी था, क्योंकि सारा कुछ तो आता है कबायली इलाके से नहीं आता। अफगानिस्तान से अगर आएगा तो कबायली इलाके के जरिए आएगा। जब अगर कबायली इलाके के ऊपर ये जो अब बात कर रहे हैं फोटा रिफॉर्म्स की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये इसका मर्जर किया जाए पख्तूनख्वा के साथ, कबायली इलाके के लोगों की मुशावरत के साथ, उनके बगैर नहीं, उनकी मुशावरत, उनके खदशात दूर करके इसको अगर मेन स्ट्रीम में आप ले आते हैं, इससे होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि जो पैसा लगाना है उसकी रिहेबिलिटेशन पे कबायली इलाके की, वो जब तक वहां का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं बनेगा, आप पैसा नहीं लगा सकते। वहां पैसा नहीं लगेगा, वहां को उजड़ा हुआ है, वो ना दुकानें हैं ना घर हैं, तो उसमें जो जब लोग वापस जाएंगे, हम तो मौका दे देंगे कि दहशतगर्दों को फिर से ऑपरेट करने का, और दूसरा ज़रबे अज़ब नहीं हो सकता। इसलिए बड़ी इन्होंने लेट किया। अब तक KP और उसका कबायली इलाके की लोगों की मुशावरत से फाटा का मर्जर हो जाना चाहिए था। तीसरी चीज, पुलिस रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। पख्तूनख्वा में जो पुलिस रिफॉर्म्स हुई हैं, आप सब जाके देखें, लोगों से पूछेंगे कितना फायदा हुआ है, और आज जो हुआ है उससे आपको पता चलेगा कितना फायदा हुआ है। जब तक आप पुलिस को सही माने में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बजाय इनको मुखालफिन को विक्टिमाइज करने के लिए, हम सब के ऊपर FIR पंजाब में कटी हुई हैं, जब तक ये पुलिस को डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे, प्रोफेशनलाइज नहीं करेंगे, पुलिस फ्रंट लाइन नहीं बनेगी। थाना जो है वो सेंटर होता है इंटेलिजेंस गैदरिंग का। सबसे बेहतरीन तरीका, जब आप दहशतगर्दी करते हैं, आप एक्स्ट्रा फोर्सेस ले आए, लेकिन थाने को मजबूत करें। यहाँ पुलिस को उन्होंने तबाह कर दिया है। पुलिस है ही नहीं इस काबिल पंजाब और सिंध के अंदर के जो सही माने में दहशतगर्दी के सामने खड़ी हो। और रेंजर्स जो हैं, रेंजर्स लाने पड़ेंगे पंजाब में, इसलिए कि जब पुलिस छोटू गैंग से नहीं लड़ सकती तो मोटू गैंग से कैसे लड़ेगी। इसलिए पुलिस को, आपको पंजाब के अंदर पुलिस रेंजर्स को लाना पड़ेगा, उन ग्रुप्स जो कि तंजीमों को ऑलरेडी नेशनल एक्शन प्लान में फैसला किया हुआ है कि इनको डिसआर्म करना है आपने, इसके लिए रेंजर्स लाने पड़ेंगे। लंबी बात है। चेयरमैन PTI इमरान खान मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने आज के चारसदा में पेश आए वाक़े के हवाले से बात करते हुए कहा कि पुलिस ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कारकर्दगी पर फख्र है। उन्होंने पैनामा केस के हवाले से बात करते हुए कहा कि इनके 4 वकीलों की बात से लगता है कि वजीर आजम कानून से बालातर हैं।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात